It is on kidney disorders, vascular disorders, urolithiasis and neoplasms. 3 topics it has been covered in this lecture. Please all of you listen quietly. vascular disorders में क्या क्या आता है? Nearly all disorders of the kidney. Please ध्यान से सुनो, फिर मैं questions पूछूंगी, सब लोग सुन लो जल्दी जल्दी, जैसे lecture भी खत्म होगा. Nearly all disorders of kidney affect renal blood vessels secondarily. Vasculitis हो सकता है. Systemic disorders also affect kidney ना. इसमें क्या क्या हो सकते हैं जो इन्होंने बताया हुआ है. Vasculitis हो सकता है, hypertension हो सकता है, नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो सकता है और स्मॉल वेसल्स इफेक्ट हो सकते हैं. तो इन सब जितनी भी ये वैस्कुलर डिसऑर्डर्स है ये किडनी को भी इफेक्ट कर सकता है. ठीक है. नाउ बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस, रीनल पैथोलॉजी एसोसिएटेड विद स्क्लेरोसिस ऑफ रीनल आर्टेरियोल्स एंड स्मॉल आर्टरीज. तो बेसिकली छोटी वाली जो आर्टरीज हैं और आर्टेरियोल्स हैं उसका डिसऑर्डर है ये, उसकी स्क्लेरोसिस हो रही है, इसलिए बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस. बिनाइन वर्ड है क्योंकि इसका प्रोग्नोसिस इज लिमिटेड, इट इज एन इंडोलेंट कोर्स, इसलिए इसको बिनाइन वर्ड दिया गया है. इसमें कैंसर रिजल्टेंट इफेक्ट इज फोकल इस्चीमिया ऑफ पेरेन्काइमा, फोकल इस्चीमिया ऑफ पेरेन्काइमा सप्लाइड बाय वेसल्स विद थिकन वॉल्स एंड कॉन्सिक्वेंट नैरोड ल्यूमेंस. ठीक है. स्क्लेरोसिस हो रही है, इसकी जो नाम होते हैं उन्हीं से आप उस एंटिटी को लर्न करने की कोशिश किया करो जिससे याद रहे. स्क्लेरोसिस मतलब फाइब्रोसिस होना, स्क्लेरोजिंग का मतलब पता है ना, ट्यूमर, मतलब ट्यूमर ही याद है, स्ट्रोमा में फाइब्रोसिस होना, दैट इज स्क्लेरोसिस. ठीक है. तो स्क्लेरोसिस होगा तो ल्यूमन जो है वो छोटी हो जाएगी, नैरोइंग ऑफ ल्यूमन होगा, फाइब्रोसिस होगी. उसी कारण अगर नैरो हो रहा है ल्यूमन तो इस्चेमिक चेंजेस आएंगे. बेसिकली हम वेसल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. दिस इज अ वेस्कुलर डिसऑर्डर विच इज कॉल्ड एज बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस. तुम्हारी इतनी कम क्यों है अटेंडेंस? योर स्ट्रेंथ इज 150 और कितनी है? तो तुम्हारी तो 50 बच्चे भी नहीं है. कौन सा पेपर है? सेमेस्टर एग्जाम्स हैं. फाइनल इंटरनल असेसमेंट पैथोलॉजी का ही है क्या? सबका है. अच्छे से सुन लो, इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्या पता ये एग्जाम में आ जाए तुम्हारे. सुनो सब. नो पेरेन्काइमल इफेक्ट्स हो गया, नाम से हो गया. स्क्लेरोसिस है, इस्चेमिक चेंजेस आएंगे, नैरोइंग ऑफ ल्यूमन हो रहा है. नो एट ऑटोप्सी इज एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग एज, more frequent in blacks and seen in the absence of hypertension. Hypertension and diabetes mellitus increases the incidence and severity of the lesion. तो इसका जो प्रिकर्सर, मतलब हम बोलेंगे कि इसकी एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स में ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटिस है. ठीक है. ब्लैक्स में ज़्यादा होता है और एज पे ज़्यादा होता है. नो ग्रॉस, किडनीज आर आइदर नॉर्मल और मॉडरेटली रिड्यूस्ड इन साइज विद एवरेज वेट बिटवीन 110 to 130 ग्राम. ठीक है. तो इस्चेमिक चेंजेस हो रहे हैं तो ऑफकोर्स मतलब टिश्यू डैमेज हो रहा है, तो छोटी हो रही है किडनी, साइज भी कम हो रहा है, वेट भी कम हो रहा है. कॉर्टिकल सर्फेसेज हैव अ फाइन इवन ग्रैनुलैरिटी दैट रिजेंबल्स ग्रेन लेदर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि तुम लोगों का ग्रॉस वाइवा जो एग्जाम में होता है उसमें ये ग्रॉस रखा जाता है क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ग्रेन लेदर अपीयरेंस. ठीक है. रॉबिन्स में बहुत अच्छी डायग्राम बना हुआ है, देख लेना, शायद इसमें भी डाला हुआ होगा. ग्रेन लेदर अपीयरेंस मतलब लेदर होती है ना, उसमें थोड़ी ग्रैनुलैरिटी होती है, तो दैट इज इसकी भी वही अपीयरेंस होती है. द लॉस ऑफ मास इज ड्यू मेनली टू कॉर्टिकल स्कारिंग एंड श्रिंकेज. तो हर चीज़ अपनी श्रिंकेज, स्कारिंग, स्क्लेरोसिस इसी से रिलेटेड है. ठीक है. ये तुम्हें याद रखना है. क्या उसका होता है ग्रॉस अपीयरेंस? बताओ. ब्लू शर्ट, तुम लोग क्या देख रहे हो? मोबाइल. तो क्या देख रहे हो? बताओ इसका क्या है ग्रॉस अपीयरेंस? उससे मत पूछो, उसने भी नहीं सुना. हेलो. हाँ श्वेता. नहीं पता चल रहा, तो उसके लिए अब बायोप्सी, तुम्हारी जो बोन मैरो बायोप्सी उस पर आयोप्सी होगी. ठीक है. मैं तुझे करती हूँ एक बार, क्लास में पढ़ती करती हूँ ना. ग्रेन लेदर अपीयरेंस. ठीक है. ओके. नेक्स्ट ये रहा, दिख रहा है कितना अच्छा ग्रेन लेदर अपीयरेंस, ग्रैनुलैरिटी है और किडनी की साइज भी छोटी हो गई है. ना माइक्रोस्कोपिकली अगेन वही चीज़ें आएंगी. स्क्लेरोसिस हो रही है, इस्चेमिक चेंजेस आ रहे हैं, तो वो क्या पॉइंट्स हैं? दीज आर ऑल जॉटेड डाउन. नैरोइंग ऑफ ल्यूमेंस ऑफ आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स ड्यू टू थिकनिंग एंड हाइलाइजेशन ऑफ द वॉल्स. ये तुमको जब भी कोई ऐसे होता है ना, हरदम ऑलवेज उसके नाम में उसका वो छुपा रहता है चीज़ें, तो नाम से आप उसको कोरिलेट करके कभी भी पढ़ोगे आपको हरदम के लिए वो याद रहेगा.
The corresponding to the fine surface granulations are microscopic subcapsular scars with sclerotic glomeruli and tubular dropout. तो इसके अंदर पूरा का पूरा किडनी इफेक्ट हो रहा है, नॉट ओनली ग्लोमेरुलाई बट इंटरस्टिशियम में भी इफेक्ट आ रहा है. तो ग्लोमेरुलाई भी स्क्लेरोटिक हो गए हैं, स्कार्स हो गए हैं, जिसके कारण आपके सबकैप्सुलर स्कार्स के कारण ये स्कारिंग इफेक्ट आ रहा है ग्रॉसली. Now, in addition, the interlobular and arcuate arteries show a characteristic lesion that consists of medial hypertrophy, reduplication of elastic lamina, and increased myofibroblastic tissue in the intima, which combine to narrow the lumen. ठीक है, हमने फाइब्रोसिस पढ़ ली कि स्क्लेरोसिस हो रही है ज़्यादा, तो वही चीज़ इन्होंने बता रखी कि माइक्रोस्कोपिकली जब हम देख रहे हैं तो मायोफाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रहा है इंटिमा में, जो इलास्टिक लैमिना है वो भी बढ़ गया है तो उसका रीडुप्लीकेशन हो रहा है और मीडियल हाइपरट्रॉफी हो रही है. ठीक है, दिस चेंज कॉल्ड फाइब्रोइलास्टिक हाइपरप्लेजिया ऑफन अकम्पनीज हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड इंक्रीजेज इन सिवियरिटी विद एज एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन. तो ये नाम आपको याद रखना है, फाइब्रोइलास्टिक हाइपरप्लेजिया एंड हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. ठीक है, हाइलाइन मतलब जब फाइब्रोसिस होती है तो उसका कभी कभी शेप जो है उसका जो मॉर्फोलॉजी है वो हाइलाइनाइज्ड हो जाती है, तो इसलिए उसको हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोल रहे हैं. तो ये दोनों वर्ड्स आपको याद रखना है, फाइब्रोइलास्टिक हाइपरप्लेजिया एंड हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. ये 3-4 नाम भी आप लिख दोगे ना तो दैन इट इज इनफ. ये दिख रही है कितना ज़्यादा मीडियल हाइपरट्रॉफी होगी और हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगी. हाइलाइन का मतलब हो रहा है फाइब्रोसिस तो हो रही है, पर फाइब्रोसिस में ऐसे अलग अलग स्ट्रैंड्स दिखते हैं, पर इसमें नहीं दिख रहे, इसमें हाइलाइनाइजेशन हो गया. ठीक है, तो हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है विथ थिकनिंग ऑफ वॉल्स. ओके, एंड नैरोइंग ऑफ ल्यूमेंस. नाउ अदर इसी का मैलिग्नेंट काउंटर पार्ट है. मैलिग्नेंट का मतलब कैंसर नहीं है, मैलिग्नेंट का मतलब है इसमें आपकी जो प्रोग्नोसिस है पुअर है और जो कोर्स है उसका वो डेवलप होता जा रहा है. ठीक है, इट इज़ इंक्रीजिंग वेरी हाई ऑन अ हाई स्पीड. Malignant nephrostosis is the form of renal disease associated with the malignant or accelerated phase of hypertension. This dramatic pattern of hypertension may occasionally develop in previously normotensive individuals, but often is superimposed on pre-existing essential benign hypertension, secondary forms of hypertension, और underlying chronic renal disease, particularly glomerulonephritis. तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस में डेवलप हो सकता है. बिनाइन अगर किसी के है हाइपरटेंशन तो उसमें एकदम से एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन हो सकता है. कोई आपका किसी और सेकेंडरी फॉर्म्स ऑफ हाइपरटेंशन है तो वो हो सकता है. क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इन सब में आपका मैलिग्नेंट नेफ्रोस्क्लेरोसिस डेवलप हो सकता है. ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम यूरेमिया इन इंडिविजुअल्स विद स्क्लेरोडर्मा and in its pure form it usually affects younger individuals and occur more often in man and in black. तो वो थोड़ा एज के साथ बढ़ा था पर ये यंगर इंडिविजुअल्स में. ओके, grossly the kidney size depends on the duration and severity of hypertensive disease. Small pinpoint petechial hemorrhages may appear on the cortical surface from rupture of arterioles or glomerular capillaries, giving the kidney a peculiar flea-bitten appearance. आपको ये पता होगा एकदम से हाइपरटेंशन हो जाता है तो वेसल्स फट जाती हैं, है ना. यू नो दिस ना, स्ट्रोक हो जाता है जिसको हम बोलते हैं, बहुत कॉमन पता है ना व्हाट इज स्ट्रोक. वर्ड सुना होगा ना स्ट्रोक. क्या होता है स्ट्रोक? बेसिकली एकदम से हाइपरटेंशन हो गया, एकदम से रेज हो गया टेंशन के कारण वेसल्स फट गए तो उसके कारण हैमरेज होके आपकी नर्वस मतलब नर्व जो टिश्यू है वो डैमेज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं. तो इसमें भी वही सेम है, हाइपरटेंशन एकदम से हो गया, एकदम से वेसल फटी तो स्मॉल पिटिकियल हैमरेजेस दिखेंगे ऑन द आउटर वॉल कॉर्टिकल सरफेस. पता है ना किडनी की डिवीजन कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है, ये तो पता होगा. बताओ कौन बताएगा कॉर्टेक्स और मेडुला में क्या अंतर होता है. आ जाओ भाई बैठो. किडनी का नॉर्मल मॉर्फोलॉजी बताओ, कॉर्टेक्स मेडुला. कॉर्टेक्स कहाँ होता है, मेडुला कहाँ होता है. हर किसी लिम्फ नोड में पढ़ा था ना, कॉर्टेक्स कहाँ होता है आउटर और मेडुला अंदर. तो हर कहीं पे भी कॉर्टेक्स बाहर होगा, मेडुला अंदर होता है. किसी भी ऑर्गन में एड्रिनल ग्लैंड होता है उसमें भी कॉर्टेक्स बाहर होता है, मेडुला अंदर होता है. किडनी में भी कॉर्टेक्स बाहर, मेडुला अंदर. कॉर्टेक्स जो होता है उसमें ग्लोमेरुलाई ज़्यादा होते हैं और जो मेडुला होता है उसमें तुमने देखा होगा ना नेफ्रॉन का साइज, पहले ग्लोमेरुलाई होता है फिर उसके बाद डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप ऑफ हैनले होता है. तो मेडुला के अंदर इंटरस्टिशियम और ये लूप ऑफ हैनले जो ट्यूब्यूल्स हैं आपके बेसिकली वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, आपको नॉर्मल तो आना चाहिए सबको किडनी का स्ट्रक्चर. कुछ समझ में आ रहा है? ये तो पहले फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा ना कॉर्टेक्स मेडुला. ये नहीं पढ़ोगे तो आगे कैसे समझ में आएगा.
ये सब तो ऊपर से ही जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया, कोई रिपीट करेगा प्लीज? एक जना कोई भी रिपीट कर दो। व्हाट इज कॉर्टेक्स एंड व्हाट इज मेडुला? बताओ भाई। किडनी है, किडनी के बाहर कॉर्टेक्स होता है आउटर वॉल पे, फिर कैलिसिल सिस्टम होती है जो मेडुला में होती है। ठीक है, तो कैलिसिल सिस्टम होते हैं, एक तो पिरामिड्स होते हैं, एक रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी होती है। ये सब पढ़े हैं ना तुम सबने? ठीक है, मोटा मोटा याद रख लो। कॉर्टेक्स बाहर है, मेडुला अंदर है। ग्लोमेरुलाई जो होते हैं उनकी ज़्यादा जो नंबर होता है दैट इज़ इन द कॉर्टेक्स, और ट्यूब्यूल्स होते हैं और जो इंटरस्टिशियम जो होता है वो मेनली मेडुला में होता है। ठीक है, तो कॉर्टिकल, इसीलिए कॉर्टेक्स में ही ग्लोमेरुलाई ज़्यादा है। तो ग्लोमेरुलाई इज अ टफ्ट ऑफ किसका होता है, क्या किसका बनता है ग्लोमेरुलाई? कैपिलरीज। खून को फटने से ये पिटिकल हैमरेजेस हो जाते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस जिसको हम बोलते हैं वो है फ्लिया बिटन किडनी अपीयरेंस। ठीक है, फ्लीज तो पता होंगी ना क्या होती है? फ्लीज टिक्स डॉग्स में हो जाती हैं ना, उनके काटने से ऐसे रेड 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 स्पॉट्स होते हैं ना। तो इसका दोनों का तुम्हें ग्रॉस वर्ड याद रखना है सबको। बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस में क्या बोलते हैं? ग्रेन लेदर अपीयरेंस, और इसको क्या बोलते हैं? फ्ली बिटन अपीयरेंस। ठीक है, ये दोनों तुमको याद रखने हैं सबको। ठीक है, ये दिख रहा है स्मॉल 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 पिटिकल हैमरेजेस दिख रहे हैं ना सबको? हाँ या ना तो बोलो, दिख रहा है ना? और ये फ्ली है, फ्ली बना रखिए। ओके, इसके अंदर आपको दो वर्ड याद रखें कि इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, एकदम से एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन हो रही है। ठीक है, तो इसका कोर्स इतना इंडोलेंट नहीं होगा। इंडोलेंट का वर्ड मतलब तो पता होगा ना, इंडोलेंट कोर्स स्लो ग्रोइंग जो होता है इंडोलेंट है, स्लोली रैपिडली नहीं है, स्लो प्रोग्रेसिव है। तो इसका इंडोलेंट कोर्स ना होके इट इज़ अ मेलिग्नेंट कोर्स, एकदम से एक्सेलरेटेड कोर्स है। तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स जो होती हैं इनमें दो चेंजेस आते हैं, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस ऑफ आर्टीरियोल्स और दूसरा है इंटिमल थिकनिंग। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अनियन स्किनिंग ऑफ द आर्टीरियोल्स। तो ये दो चीज़ें तुमको याद रखनी है कि क्या होती हैं। एक तो है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, उसमें कहीं नेक्रोसिस वगैरह नहीं था, उसमें सिर्फ हाइलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस था, फाइब्रोसिस होना, आर्टीरियोस बिनाइन की बात कर रही हूँ, है ना। इसके अंदर आपकी इतना ज़्यादा एकदम से थिकनिंग और चेंजेस आ गए हैं, इस्चेमिक चेंजेस, जिसके कारण फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो रही है। दिस अपीयर्स एज इओसिनोफिलिक ग्रैनुलर चेंज इन द ब्लड वेसल वॉल। ओके, और सेकेंडली जो है दैट इज इंटरलोबुलर आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स, देयर इज इंटिमल थिकनिंग caused by proliferation of elongated concentrically arranged smooth muscle cells। इसके कारण जो अपीयरेंस आती है दैट इज कॉल्ड एज अनियन स्किनिंग ऑफ द आर्टीरियल्स। ठीक है, इसको हम हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोलाइटिस भी बोलते हैं, विच कोरिलेट्स विद द रीनल फेलियर इन मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तुम्हें बस दो ही वर्ड याद रखनी है, एक तो है तुम्हारा फिब्रिनोइड नेक्रोसिस, दूसरा है अनियन स्किनिंग ऑफ द आर्टीरियोल्स। ओके, ये दिख रहा है तुम्हें पिंक पिंक, ये जो ग्लोमेरुलाई बना हुआ है ऊपर उससे पिंकिश पिंकिश ग्रैनुलर सा अपीयरेंस आ रहा है। ग्लोमेरुलाई की वॉल ही थोड़ी डैमेज हो रही है, दैट इज फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। ठीक है, और ये अनियन स्किनिंग है सेकेंड वाली पिक्चर में, कंसेंट्रिक उसमें फाइब्रोसिस हो रही है। डोंट टॉक, तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा, लंबा चलेगा लेक्चर, जल्दी जल्दी हो जाएगा अगर चुपचाप सुनोगे तो। बताओ कौन बताएगा मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के दो पॉइंट्स, मैलिग्नेंट नेफ्रोस्क्लेरोसिस के क्या चीज़ें दिखेंगी? दो, खड़े होके बोलो या तेज बोलो, बैठे बैठे भी। यस यू लास्ट, हाँ बोलो। तेज बोलो, क्या? फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, और दूसरा मेरे को सुनाई नहीं रहा, क्या? अनियन स्किनिंग, राइट। किसी और को बोलना है? तुम बताओ, ब्लू शर्ट, हाँ तुम, नहीं तुमसे आगे क्या दिखेगा? और किसकी अनियन स्किनिंग किसकी हो रही है? वेसल्स की, आर्टीरियोल्स की। और दूसरा देखो सामने ही तो लिखा है, किसकी?
आर्टरीज में ही हो रहा है, ग्लोमेरुलस में दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। बैठो। नो नेक्स्ट एंटिटी इज रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब तो पता है सबको, बोलो, कुछ तो बोला करो तुम लोग। स्टेनोसिस मतलब ब्लॉक होना, है ना, कंप्रेस हो जाना। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस इज ऑक्लूजन बाय एन एरिथेमेटस प्लाग एट द ओरिजिन ऑफ रीनल आर्टरी, ठीक है। एरिथेमेटस नहीं, सॉरी, एस्थ्रोमेटस। एस्थ्रोमा तो पता होगा ना, ये पढ़ा है, चैप्टर हो गया तुम्हारा सीवीएस वाला। एथ्रोमा, व्हाट इज एथ्रोमा? कोई भी बताओ। कोई तो बताओ भाई, कुछ तो कोई तो पढ़ता होगा क्लास में। एथ्रोमा, अच्छा कौन से चैप्टर में पढ़ा था? ब्लड वेसल्स में। तो एथ्रोमाज आर किसके कारण होते हैं? फैटी स्ट्रीक्स पढ़े थे ना, फैट के कारण, मैक्रोफाजेस, फाइब्रोसिस, ये सब मिला के एथ्रोमेटस प्लैग्स बनाते हैं, जिससे कि वेसल की ल्यूमिनस कम होना, है ना, स्टेनोसिस होना। तो यही चीज़ इसमें भी अप्लाई हो रही है। इट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली इन मैन एंड इंसिडेंस इंक्रीजेस विद द एज एंड डायबिटीज मेलाइटस। सेम जो उसमें आपकी एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स है वो इसमें भी आएंगे। द प्लाग इज, व्हाट इज योर टाइम, व्हाट इज योर टाइम ऑफ द क्लास? कितने बजे से होती है? अभी कितने बजे हैं? तो कुछ ऐसा है कि किसी ने बोल रखा है 2:15 तक आ सकते हैं? क्या कर रहे थे मैं इसमें? खाना देने से मना ही कर दिया, मतलब हर जगह लेट। Flag is usually concentrically placed and superimposed. Thrombosis often occurs. The second type of lesion leading to stenosis is so-called fibromuscular dysplasia of renal artery, ठीक है। ओके, एक तो एथ्रोमा हो गया और एक दूसरा क्या होगा? फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया। ओके, इतना सारा तो ये मेरे को नहीं लगता तुम्हारे काम का है। ये है फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया ऑफ द रीनल आर्टरी मीडियल टाइप, इलास्टिक टिश्यू स्टेन है। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना तुमको, ये जो ब्लैक, ये दैट इज द स्टेन विच इज डिपिक्टिंग द इलास्टिन, ठीक है। इलास्टिन के लिए हम स्टेन लगाते हैं VGE, और ये काला काला उसी के कारण दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ये दिख रहा है ना कि इलास्टिन इतना ज़्यादा हो गई है कि आपकी ल्यूमन ही कंप्रेस हो गई है, अलॉन्ग विद मसल टिश्यू भी इसमें डिस्प्लास्टिक हो गया है। पार्ट फाइब्रोस थिकनिंग एंड ल्यूमन इज स्टेनोटिक। ओके, नॉट थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी। पहली बात तो आपको वेस्कुलर डिसऑर्डर्स जो 4-5 तरीके के हैं उनके नाम आने चाहिए, ठीक है। ओके, थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी। थ्रोम्बोटिक का मतलब पता है क्या? बताओ। थ्रोम्बस होना, मतलब थ्रोम्बोटिक उससे रिलेटेड है ये। माइक्रो एंजियोपैथी, माइक्रो मीन्स स्मॉल, एनजीओ मतलब वेसल्स, तो माइक्रो मतलब स्मॉल ब्लड वेसल्स की पैथीज। पैथीज डिजीज ऑफकोर्स, है ना। पैथोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी को पता है? पैथोलॉजी मीन्स विकृति विज्ञान ना, समथिंग एबनॉर्मल। Now morphologically by thrombotic lesions in capillaries and arterioles in various tissue beds including those of the kidney. तो ये ओवरऑल पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, जिसमें किडनी इज अ पार्ट ऑफ इट. Now schistocytes, fragmented red cells in peripheral blood smears provide an important clue to the diagnosis. Unlike DIC, these disorders are generally associated with normal coagulation times and normal or only slightly elevated fibrin split products. ओके, मैं इसमें मोटा मोटा समझाती हूँ। थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के कारण रेड सेल्स जो होते हैं उनमें डिरेंजमेंट आ जाता है, उनकी एबनॉर्मल शेप हो जाती है, वो टूट जाते हैं और क्या फॉर्म ले लेते हैं? स्किस्टोसाइट्स। स्किस्टोसाइट्स फ्रेगमेंटेड आरबीसीज को बोलते हैं। तो आपकी पेरिफेरल ब्लड फिल्म जब होगी ना कोई, इसमें पेशेंट अनीमिया लेके, या तुम लोग पीछे सुन रहे हो या हंस रहे हो? थ्रोम्बोसिस का मतलब बताओ, चलो तुम बताओ। ब्लू शर्ट, हाँ। थ्रोम्बोसिस का क्या मतलब होता है? सुन ही नहीं रहे हो, हंस रहे हो। बेसिक तो कम से कम आना चाहिए ना, थ्रोम्बोसिस तो आना ही चाहिए ना किसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट को, या नहीं आना चाहिए? क्या? तेज बोलो। ये सही बोल रहे हैं क्या? मेरे को सुनाई नहीं रहा। स्किस्टोसाइट समझाया मैंने, बताओ व्हाट आर स्किस्टोसाइट? पेरिफेरल ब्लड फिल्म पता है क्या होती है? क्या, किससे होती है? क्या स्पेसिमेन लगता है उसमें? टिश्यू की बनती है?
पेरिफेरल ब्लड फिल्म तो बताओ, बोलो बोलो। दिस इज वेरी बैड। पेरिफेरल ब्लड फिल्म किस चीज़ कैसे लेते हैं, कैसे बनाते हैं? ये कोई टेस्ट होता है, क्या होता है ये? ब्लड, तेज बोलो। ब्लड स्पेसिमेन लेते हैं ना, ब्लड लेते हैं, उसकी फिल्म बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल ब्लड फिल्म। ये तो तुम्हारा क्लास होती होगी ना, प्रैक्टिकल होता ही नहीं होता। पीबीएफ तो तुम्हें देखना आना ही चाहिए ना। व्हाट इज पीबीएफ? तो पीबीएफ क्या होता है ये तो हमें पता होना चाहिए ना। जो हमारी पेरिफेरल ब्लड फिल्म, पेरिफेरल ब्लड फिल्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कहाँ का ब्लड आ रहा है, इसको पेरिफेरल ब्लड फिल्म क्यों बोलते हैं? हाँ, अरे यार ऐसे नहीं, ये तो नहीं चल सकता यार। पेरिफेरल ब्लड फिल्म तो बताओगे ना। पेरिफेरल ब्लड फिल्म, पेरिफेरल वर्ड क्यों यूज किया गया है इसमें? मुझे सुना ही नहीं रहा क्या? क्योंकि पेरिफेरी वाला सैंपल ले रहे हैं हम, इसलिए पेरिफेरल ब्लड फिल्म है। सेंट्रल नहीं ले रहे हैं, पेरिफेरी से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं ना सैंपल। तो इट इज़ अ पेरिफेरल ब्लड है, हमारी बॉडी का पेरिफेरल ब्लड है, इसलिए इसको पेरिफेरल ब्लड फिल्म बोला जाता है। ठीक है, कौन सा ब्लड हम ले रहे हैं? नॉट सेंट्रल, इट इज़ वी आर टेकिंग पेरिफेरल ब्लड। वीनस ब्लड लेते हैं हम, ये तो पता होगा ना कौन सा ब्लड लेते हैं? वीनस ब्लड लेते हैं। बैठ जाओ, ध्यान से सुनो, तुम पीछे हंसने से कुछ नहीं, बेसिक्स तो सुन लो कम से कम। क्लास में बुक में तो कितना पढ़ोगे, क्या पढ़ना है तुम्हें थोड़ी पता है। तो एटलीस्ट जो तुम्हें बोला जा रहा है वो सुन लोगे तो ही बहुत है। तुम भी हंस रहे हो, क्या हो गया? तुम्हें आता है ज़्यादा? ओके, पेरिफेरल ब्लड फिल्म सैंपल लेते हैं, स्मेयर्स बनाते हैं ब्लड की, तो उसमें हम आरबीसी देख रहे हैं। आरबीसी फ्रेगमेंटेड अगर आरबीसी है तो उसको हम स्किस्टोसाइट बोलते हैं। नॉर्मल आरबीसी पता है ना क्या शेप होती है? बाइकॉनकेव होगी, ओवल शेप होगी, गोल होगी, ओवल होगी, पर इसमें फ्रेगमेंटेड दिखेगी। तो ये इसमें बता रहे हैं जब थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथीज हैं तो मैं इसकी पैथोजेनेसिस बता रही हूँ कि थ्रोम्बोसिस होने के कारण वो जो ब्लड सेल्स हैं आपके आरबीसीज हैं वो टूट जाते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड एज स्किस्टोसाइट, जो हमें पेरिफेरल ब्लड फिल्म में नजर आएगी। ठीक है, ओके। तो उसमें थ्रोम्बोटिक लेशंस बने हैं कैपिलरीज में, आर्टरीज में। माइक्रोएंजियोपैथीज है, स्मॉल ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बोसिस बन रही है। नो, स्किस्टोसाइट इज द फर्स्ट जिससे हम क्लू मिल सकता है कि किसी के कुछ थ्रोम्बोटिक कोई पैथोजेनेसिस तो नहीं है। नो, अनलाइक डीआईसी। डीआईसी पता है क्या होती है? डीआईसी का फुल फॉर्म किसी को आता है? तुम्हारी हेमाटोलॉजी की क्लासेस हो गई? हो गई। डीआईसी का फुल फॉर्म बताओ। वेरी गुड। तो डीआईसी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन में से इन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है कि उसमें ये जो डीआईसी के जो मार्कर्स होते हैं ना, फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसमें मैसिव थ्रोम्बोसिस हो रही है, मैसिव जब क्लॉट बनता है तो क्लॉट डिग्रेड भी होता है, अपनी बॉडी क्लॉट बनाती है तो क्लॉट को ख़त्म भी करती है। तो जो क्लॉट ख़त्म करने के जो होते हैं ना मार्कर्स, वो अपनी बॉडी में फैलते हैं। तो वो जो फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स हैं, स्प्लिट प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारी बॉडी में नहीं आएंगे इस कंडीशन में जो डीआईसी में आएंगे। ठीक है ना। इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एचयूएस एंड टीटीपी, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, एंड सेकंड इज थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ठीक है, ये नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ हो रही है। हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, हीमोलिटिक का क्या मतलब है? हीमोलिसिस, हीम का लिसिस, ठीक है ना। अपनी जो हीमोग्लोबिन है वो ही लाइसिस हो रही है, तो दैट इज हीमोलिटिक अनीमिया में जो होता है। तो हीमोलिटिक अनीमिया होता है, उसके अलावा यूरीमिया हो जाता है, क्योंकि यूरीमिया इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना। तो वो जितना ज़्यादा बन रहा है, जितना ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है, उतना ज़्यादा बन रहा है, उतना ही आपका यूरीमिया हो रहा है आपके, है ना। BUN इज इंक्रीजिंग, यूरिक एसिड इज इंक्रीजिंग। सेकेंड है TTP, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो पता होगा। What is thrombocytopenia? What are thrombocytes? Platelets. So thrombocytopenia is decrease in platelets. तो thrombosis हो रही है, platelets कम हो रहे हैं और परप्यूरा हो रहा है। परप्यूरा इज हैमरेजेस जो पता है ना, पिटिकल जो होता है, परप्यूरा बोलते हैं। छोटे 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 आपकी ब्लड वेसल्स टूटने से जो हैमरेज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज परप्यूरा। स्मॉल स्मॉल, वेरी स्मॉल, टाइनी जो होता है। नो, ये इन्होंने इसको और क्लासिफाई किया है इनटू टिपिकल एचयूएस, एटिपिकल एचयूएस। ठीक है, टिपिकल एंड एटिपिकल जो होता है, इट इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आर द कॉजेज। ठीक है,
ये जो है टिपिकल वो शीगा लाइक टॉक्सिन से होता है, जो एटिपिकल है वो इनहेरिटेड म्यूटेशंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन से होता है। ओके नाउ ये तो बहुत डीप में हो गया कि किसके कारण होता है, इसके तुम पढ़ लेना कि ये जैसे प्रेगनेंसी में एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम्स होते हैं, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। टीटीपी जो है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा एसोसिएटेड होता है इनहेरिटेड और एक्वायर्ड डेफिशिएंसी ऑफ ADAMTS13 अ प्लाज्मा मेटाप्रोटीएज दैट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ वॉन विलिब्रॉन फैक्टर। ठीक है, ये रट लेना। ओके अब टीटीपी को थोड़ा सा डिटेल पे इन्होंने लिया हुआ है। इसमें यूजली ये यंग एज पे होता है। इसके अंदर क्या सिम्टम्स आते हैं, इसको पेंटार्ड के साथ याद रखते हैं। फीवर, न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स, माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड रीनल फेलियर। तो यू हैव टू लर्न दीज 5 सिम्टम्स ओनली। इतना सही याद रख लोगे, इट इज़ मोर देन इनफ। टीटीपी में ये 5 चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ी लिया कि इसको ADMTS13 फंक्शनल डेफिशिएंट्स होते हैं जिसके कारण ये होता है। ओके नाउ यूरोलिथियासिस, रीनल कैल्कुलर स्टोन्स। ठीक है, लिथियासिस का मतलब तो पता ही होगा। ओके स्टोन्स में फॉर्म एट एनी लेवल इन द यूरिनरी ट्रैक्ट बट मोस्ट अराइज इन द किडनी। जहाँ पे भी आपका जो यूरिन स्टैग्नेशन हो रही है, जहाँ पे भी आपकी ये जो बन रहा है, जितना ज़्यादा स्टैग्नेंट होगा ना, वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं टू डेवलप द कैलकुलस। ओके मेल्स में ज़्यादा होता है, 20 to 30 ईयर्स यंग एज है। फैमिलियल एंड हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन टू स्टोन फॉर्मेशन, जिसमें भी स्टोन फॉर्मेशन की फैमिलियल हिस्ट्री है उसमें ज़्यादा होगा। मैनी इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म सच एज गाउट, सिस्टिनयूरिया, प्राइमरी हाइपरएक्सिलूरिया provide examples of hereditary disease characterized by excessive production and excretion of stone forming substances। तो आपको ये 3-4 नाम याद रखना है कि किस किस में ज़्यादा होता है। गाउट, सिस्टिनयूरिया, मैं अभी किसी से भी क्वेश्चन पूछूंगी, प्लीज़ सुन लो सब जने। ठीक है, गाउट, सिस्टिनयूरिया और प्राइमरी हाइपरऑक्सिलूरिया। नौ कौन से तरह के स्टोन्स हो सकते हैं? कैल्शियम स्टोन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द उसकी क्या कंटेंट है उसके हिसाब से इनको नाम दिए गए हैं। कैल्शियम स्टोन्स, ट्रिपल फॉस्फेट और स्ट्रूवाइट स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स एंड सिस्टीन। ठीक है, मोस्ट कॉमन है कैल्शियम स्टोन्स जो कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं मिक्स विद कैल्शियम फॉस्फेट। नाउ पैथोजेनेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट detriment is an increased urinary concentration of stones constituents such that it exceeds their solubility। तो जब भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि वो solubility से ज़्यादा हो गए तो सुपर सैचुरेशन हो गए, they will precipitate out of proportion। okay, a low urine volume in some metabolically normal patients may also favor super saturation। okay, now kidney stones, ये इन्होंने इसका वो बताया हुआ है किडनी का कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, ये कॉर्टेक्स है, फिर मेडुला है, पेल्विक कैल्सियल सिस्टम होता है जहाँ पे आपका सारा ड्रेनिंग होती है, तो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपके स्टोन्स बनेंगे। कैल्सियल में बन सकते हैं, पेल्विस में बन सकते हैं, यूरेट्रल स्टोन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो बताओ कितने तरह के स्टोन्स होते हैं, कौन बताएगा जो सबसे ज़्यादा बातें करे? पीछे ब्लैक शर्ट खड़े हो, 3rd नंबर, स्टैंड अप। टाइप्स ऑफ स्टोन्स बताओ, लिखा हुआ है सामने, उसको मत देखो, आगे देखो सामने। वेरी गुड। कैल्शियम ऑक्साइड स्टोन इज द मोस्ट कॉमन फॉस्फेट स्टोन, ट्रूवाइट आर ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स। ओके, इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है जो इनमें अच्छा लिखी हुई है, इसमें आपका यूरिन का जो पीएच होता है, 2:30 बज गए, अरे यार इनकी तो क्लास ही नहीं खत्म हुई है। जो आपका पीएच होता है ना, इट मैटर्स अ लॉट। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम फॉस्फेट जो होते हैं वो यूरिन एसिडिक पीएच में बनते हैं, और अगर किसी की एल्कलाइन पीएच है तो ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स विल बी मोर फॉर्म्ड। ठीक है, तो पीएच आपको ध्यान रखना है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट, ये तो पता ही होगा आपको, क्लिनिकल क्या होता है, दर्द करके आएगा, एंड इट विल बी अ सिवियर कॉलिकी पेन ऑन द फ्लैंक। ठीक है ना, पेशेंट एक तरफ ऐसे दबा के आएगा और बहुत सिवियर, इट इज़ अ वेरी सिवियर पेन। जैसे यूरेटर, क्योंकि यूरेटर का ल्यूमन इतना छोटा है तो अगर उसमें फंस जाएगा तो इट विल एंड अप इनटू वेरी सिवियर पेन। नाउ नेफ्रोलिथियासिस, ये आपको दिख रहा है, ये छोटे 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 दाने वाला, ये वाला, दैट इज द स्टोन इम्पैक्टेड इन रीनल पेल्विस। ओके, नेक्स्ट इज ट्यूमर्स। ये क्या हो रहा है, पुराना कैसे चला गया? ठीक है, नाउ ट्यूमर्स ऑफ किडनी।
ओके पढ़ो तुम लास्ट, तुम बैठे क्यों, खड़े हो जाओ, पढ़ो क्या है। तो इसमें समझ में आ रहा है बिनाइन 3 है और बाकी सब मैलिग्नेंट में कंडीशंस हैं, ठीक है। मैलिग्नेंट में 2 ही मेनली दिया है, ये जो रीनल सेल कार्सिनोमा है इसी के टाइप्स हैं, क्लियर सेल, पेपलरी, क्रोमोफोब, कलेक्टिंग डक्ट, ये आरसीसी के टाइप्स है, ठीक है। और एक इन्होंने बच्चों का इंपॉर्टेंट बताया, दैट इज विल्म्स ट्यूमर, ठीक है, जो बच्चों में होता है। नो बिनाइन में रीनल पेपलरी एडिनोमा, ठीक है। देखो नाम से ही चीज़ें याद रखने की कोशिश करोगे तो यू इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, आपको याद रहेगा क्या चीज़ है। किडनी, रीनल, पेपिलरी मतलब पेपिली फॉर्मेशन, तो उसका आर्किटेक्चर जो होगा मॉर्फोलॉजिकली पेपिलरी ट्यूमर होगा कोई, और पेपिलरी के साथ एडिनोमा है, इट इज़ नॉट मैलिग्नेंट। एडिनोमा और कार्सिनोमा पता है ना डिफरेंसेस, ठीक है। तो एडिनोमा है मतलब पेपिलरी जो ग्रोथ है दैट इज बिनाइन न्यूप्लास्टिक ग्रोथ। एंजियोमायोलाइपोमा, एंजियो मतलब वेसल, मायो मतलब, मायो का क्या मतलब होता है, मसल, एंड लाइपोमा, लाइपोमा किस वर्ड में यूज हो रहा है, बताओ, तुम बताओ, लाइपोमा, अरे कोई बताओ, कोई भी जना, लाइपोमा वर्ड किस लिए यूज होता है, एडिपोसाइट्स का ट्यूमर, ठीक है। एडिपोसाइट्स पता है, फैट सेल्स, तो इस वर्ड से याद रखो, एंजियो मतलब ब्लड वेसल्स, मायो मतलब मसल्स और लाइपो मतलब फैट, तो इन तीनों टिश्यूज का प्रोलिफरेशन होता है, दैट इज एंजियो मायो लाइपोमा, ठीक है। ऑन्कोसाइटोमा, ऑन्कोसिटिक सेल्स होते हैं, ऑन्कोसिटिक सेल्स जनरलाइज बॉडी, अपनी पूरी बॉडी में ऑन्कोसिटिक सेल्स उन सेल्स को बोला जाता है जो सेल्स बड़े होते हैं और जिनमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है और ग्रैन्युलर होता है, इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, तो उनको हम ऑन्कोसाइट्स बोलते हैं। जिसमें बड़े सेल्स होंगे और साइटोप्लाज्म विल बी ग्रैन्युलर इओसिनोफिलिक, ठीक है। तो ऑन्कोसाइटोमा उन सेल्स के प्रोलिफरेशन को बोल रहे हैं, दैट दिस इज ऑल्सो बिनाइन प्रोलिफरेशन, ठीक है। मेलिग्नेंट में रीनल सेल कार्सिनोमा, अब रीनल सेल कार्सिनोमा एडिनोमा का ही मेलिग्नेंट काउंटर पार्ट है, इसके जो नाम है उससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या है। अगर क्लियर सेल कार्सिनोमा बोल रहे हैं तो उसमें सेल्स क्या होंगे, क्लियर होंगे, उनका साइटोप्लाज्म क्लियर होगा, कुछ भी नहीं, इओसिनोफिलिक वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा वैक्यूलेटेड है क्या ये। तो क्लियर सेल कार्सिनोमा उन्हीं को बोला जाता है जब वो क्लियर सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है। पैपिलरी, इसमें पैपिलरी फॉर्मेशंस होते हैं। क्रोमोफोब, ये मैं आपको बता दूंगी आगे कि क्रोमोफोब किन क्या उसको बोलता है। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में डक्ट का प्रोलिफरेशन हो रहा है, ठीक है। विल्म्स ट्यूमर ये बच्चों में होता है, ठीक है। 3 लेयर्स ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, रीनल कैप्सूल, रीनल फैट पैड, रीनल फेशिया, ओके। ये इसलिए बताया ये है क्योंकि कैंसर का मतलब है स्प्रेड होना, तो आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर किडनी का पता होना चाहिए क्योंकि किडनी का कैंसर कहाँ कहाँ फैल सकता है, इसलिए इट हैज़ बीन डिनोटेड। तो आपकी ये किडनी है, कॉर्टेक्स मेडुला दिख रहा है, इसके ऊपर एक कैप्सूल होती है, ठीक है, किडनी के ऊपर एक कैप्सूल होती है, कैप्सूल के ऊपर फैट होता है जिसको पेरिनेफ्रिक फैट बोलते हैं और उसके ऊपर भी फेशिया होता है जिसको हम बोलते हैं जीरोटास फेशिया। ये एनाटॉमी में पढ़ा होगा सबने, याद है किसी को किडनी का स्ट्रक्चर, ओके वेरी गुड, चलो ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जाके एनाटॉमी में एक बार देख लेना। नाउ रिस्क फैक्टर्स, टबैको स्मोकिंग, एनवायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल, जैसे लेदर टैनर्स, शू वर्कर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आरसीसी। हार्मोनल, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, दीज आर ऑल्सो important risk factors. Now, RCC is not one disease, it is made up of different types of cancers with different histology. ठीक है, टाइप्स बताएं। क्लियर सेल पहला वाला दिख रहा है जिसमें क्लियर क्लियर दिख रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस दिख रहा है और साइटोप्लाज्म क्लियर है, ठीक है। दूसरा है पैपिलरी, पैपिली फॉर्मेशंस दिख रहे हैं। पैपिली आपको मैंने बताया हुआ है ना, पैपिलरी कब बोलते हैं, जब उसके अंदर क्या हो, कोर में फाइब्रोवेस्कुलर कोर हो, फाइब्रस टिश्यू और वेसल भी हो, उनको हम ट्रू पैपिली बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पैपिलरी, पैपिली फॉर्मेशन दिख रहे हैं, जैसे यों करके पैपिली बन रहे हैं और अंदर उसमें कोर है। तीसरा है पैपिलरी टाइप 2, ये इसी को ही बोला हुआ है बट इट इज़ अ हाई ग्रेड ट्यूमर, पैपिलरी को 2 में डिवाइड किया है। फिर क्रोमोफोब, क्रोमोफोब हम बोलते हैं जैसे बेसिकली कलर इज, क्रोमो इज कलर, क्रोमो स्टैंड्स फॉर कलर एंड फोब मीन्स विच इज़ नॉट जनरेटिंग अ कलर, फोबिया होता है ना। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इसमें इओसिनोफिलिक कलर भी नहीं आता, क्लियर भी नहीं हो रहा, तो इसका मोज़ेक सा पैटर्न होता है जिसमें एम्फोफिलिक सा साइटोप्लाज्म होता है, इट इज़ नॉट टेकिंग एनी पर्टिकुलर कलर, तो क्रोमोफोब उसको बोलते हैं, ठीक है।
तो उसके अंदर आपका मोज़ेक पैटर्न होता है, एम्फोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है। ये आपको 2-3 वर्ड्स हैं जो याद रखना है, ठीक है। ओके, एंड पेरीन्यूक्लियर हेलो होता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो रेजिन लाइक होता है। नौ चौथा लास्ट वाला इज ऑन्कोसाइटोमा। ओके, इट इज़ अ बिनाइन टर्मिनोलॉजी, पर इन्होंने डायग्राम इसमें डाला हुआ है। ऑन्कोसाइटोमा में आपको दिख रहा है इट इज़ ज़्यादा साइटोप्लाज्म है एंड इट इज़ इओसिनोफिलिक ग्रैनुलर। ओके, नाउ हेरिडिटरी रीनल कैंसर सिंड्रोम्स, दिस यू हैव टू लर्न कि कौन से होते हैं। वॉन हिप्पल लिंडो डिजीज, जो क्रोमोसोम होता है 3p25 VHL जीन, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये आपसे पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन से हेरिडिटरी रीनल कैंसर सिंड्रोम्स होते हैं और कौन सी जीन पे होता है। इसमें भी आपको अंदर मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस होते हैं बॉडी में, जैसे हेमेंजियोब्लास्टोमास होंगे, फियोक्रोमोसाइटोमास होंगे, पैनक्रेटिक सिस्ट, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स, एंडोलिम्फेटिक सैक ट्यूमर्स, एपिडिडमल एंड ब्रॉड लिगामेंट सिस्ट एडिनोमास। ओके, दिस इज रीनल सेल कार्सिनोमा। ये तो नॉर्मल किडनी है नीचे वाली, वो जो ऊपर येलो कलर का एक नोड्यूल सा दिख रहा है दैट इज ट्यूमर, है ना। इसका पिक्यूलियर गोल्डन येलो कलर होता है आरसीसी का, ठीक है। कैसा कलर होता है? गोल्डन येलो। येलो स्फेरिकल न्यूप्लाज्म इन वन पोल, डायलेटेड थ्रोम्बोस रीनल वेन दिख रहा है। ओके, दिस इज अगेन पिक्चर क्लियर सेल कार्सिनोमा। क्लियर सेल्स दिख रहे हैं, नेस्टिंग पैटर्न में है, ठीक है। पैपली फॉर्मेशन है, दिख रहे हैं ना पैपली फॉर्मेशन, बीच में इसमें फाइब्रस कोड दिख रहा है, दिस इज पैपिलरी कार्सिनोमा। इसमें सेल्स क्लियरिंग नहीं है, ठीक है। क्रोमोफोब टाइप, अब ये दिख रहे हैं इसमें कहीं पे क्लियर है, कहीं पे लाइट यूसिनोफिलिक पैटर्न है, तो इट इज़ अ मोज़ेक पैटर्न। मोज़ेक पता है ना, अलग अलग पैचेस दिखेंगे, तो इट इज़ अ मोज़ेक पैटर्न। और जो इम्पोर्टेंट इसकी न्यूक्लियर फीचर है दैट इज रेजिन लाइक। रेजिन तो पता है ना, व्हाट इज रेजिन, क्या बोलते हैं हिंदी में, रेजिन क्या होती है? किसी को बोलो, रेजिन क्या होती है? किशमिश, है ना, डेट किशमिश को बोलते हैं ना रेजिन। तो ये ऐसा ही क्रम्बल्ड सा ना, जो ऐसे क्रम्बल्ड होती है ना, इसी तरीके का न्यूक्लियर इसका क्रोमैटिन है, रेजिन लाइक न्यूक्लियर। ओके, एंड विथ पेरी न्यूक्लियर हेलो, दिख रहा है हेलो, पेरी न्यूक्लियर। ओके, क्लिनिकल फीचर्स। ओके, अगर पेशेंट हेमेचूरिया करके आ रहा है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट साइन, मतलब हरदम एक होते हैं ना आपके रेड बल्ब जल जाना, दैट इज हेमेचूरिया इज अ पुअर साइन। तो हेमेचूरिया करके पेशेंट अगर आ रहा है तो उसको मोस्ट मतलब कार्सिनोमा का आपको सस्पिशन करना ज़रूरी है, ठीक है। वैसे तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी होता है, बट हेमेचूरिया अगर ओल्ड एज पेशेंट में आ रहा है अलॉन्ग विद लम्प एंड कोस्टोवर्टिबल पेन, दैन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट साइन। The most reliable of the three is hematuria, but it is usually intermittent and maybe microscopic. और फिर इसके अलावा अदर वेट लॉस सिम्टम्स होंगे। ओके, नाउ यूरोथीलियल ट्यूमर्स। ओके, आपको ये पता है कि पेल्विस जो है उसकी लाइनिंग और यूरेटर की लाइनिंग किसकी होती है? किससे लाइंड होते हैं वो? पेल्विस और यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर किससे लाइंड होते हैं? उनकी एपिथेलियम को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसको हम यूरोथीलियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यूरोथीलियल ट्यूमर्स उसी के वर्ड पे आया हुआ है कि ये उससे अब जो अराइज हो रहे हैं वो वाले ट्यूमर्स हैं, ठीक है। यूरोथीलियम से अराइज होते हैं। यूरोथीलियम ट्यूमर्स में ओकेजनली मल्टीपल इन्वॉल्विंग पेल्विस, यूरेटर एंड ब्लैडर। नाउ 50% ऑफ रीनल पेल्विक ट्यूमर्स इज प्री एग्जिस्टिंग और कॉन्कोमिटेंट ब्लैडर यूरोथीलियल ट्यूमर्स एंड ओके, पेनलेस हेमेटूरिया इज द डोमिनेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा कोई एज सच मोस्ट अकर्स विद नो नोन हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स। ब्लैडर ट्यूमर्स आर 50 टाइम्स मोर कॉमन इन दोज एक्सपोज टू बीटा नेप्थाइलमीन, ठीक है। ये आप याद रख लो क्योंकि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर, दिस इज कार्सिनोजेनिक एजेंट बीटा नेप्थाइलमीन। नाउ सिगरेट स्मोकिंग, chronic cystitis, schistosomiasis also believed to induce these malignancies, ठीक है, एंड साइक्लोफॉस्फेमाइड। ओके, इसकी 4 मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स होते हैं। एक तो होता है पैपिलोमा, एक होता है इन्वेजिव पैपिलरी कार्सिनोमा। पैपिलोमा मतलब जो ऊपर ही ऊपर ल्यूमन में है, अंदर नहीं इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। पैपिलोमा मतलब पैपिलोरॉइड
स्ट्रक्चर है, पॉलीपॉइडल स्ट्रक्चर है जो सिर्फ ह्यूमन में है। इन्वेजिव जो अंदर वॉल को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। नाउ फ्लैट नॉन इन्वेजिव, एक तो था पॉलीपॉइडल जो पॉलीपॉइडल बना रहा है पैपिलरी, एक है फ्लैट सिर्फ थिकनिंग कर रहा है पर इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहा, और चौथा है फ्लैट इन्वेजिव। नाउ दिस इज द यूरोथेलियल कार्सिनोमा ऑफ द रीनल पेल्विस। तो आपको पता चल रहा है ये पेल्विस है, पेल्विक एल्सियल सिस्टम दिख ही रहा है, तो पेल्विस के अंदर इतना बड़ा ये ट्यूमर है, तो पेल्विस के अंदर यूरोथेलियल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जैसा दिखेगा पर उसमें पोलैरिटी लॉस हो गई है, हाई एनसी रेशियो है, स्ट्रैटिफिकेशन है, तो इट इज अपेयरिंग मैलिग्नेंसी ओनली। हालांकि इस पिक्चर में इन्वेजन नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है, हमें सिर्फ एक पेपिली दिख रहा है पेपिली, और बीच में इसका कोर है। इस पेपिली में जो यूरोथेलियल लाइनिंग है वो मल्टीपल लेयरिंग हो गई है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गए हैं, पोलैरिटी इज लॉस। आपको दिख रहा होगा ऊपर वाले सेल्स भी कोई पिरामिडल सेल्स जो होते हैं वैसे नहीं है, कितने बड़े बड़े और कितने गंदे सेल्स हैं, ओके। और ये माइटोटिक एक्टिविटी दिख रही है, यूजली माइटोटिक एक्टिविटी बेसल होती है पर इसमें सुपरफिशियल आ गई है, ठीक है। तो दिस इज यूरोथेलियल कार्सिनोमा लो ग्रेड, ओके। थैंक यू एवरीवन। किसी को कुछ पूछना है?